नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेट गो करना क्यों ज़रूरी है और कैसे लेट गो करके आप अपनी सभी डिज़ायर्स को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे लगता है कि लेट गो इकलौता ऐसा वर्ड है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, जिसे कोई समझना नहीं चाहता, ना ही लोग इसकी पावर को एक्चुअल में समझ पाते हैं। और शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इकलौता ऐसा प्रोसेस है जिसको अप्लाई करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यानी अगर किसी से कहा जाए कि तुम मेडिटेशन करो 15 मिनट डेली तो वो कर लेगा। अगर किसी से कहा जाए कि आप 5 दिन तक 55 बार एक ही पेज में एक ही चीज़ को लिखो, जैसे 555 टेक्निक में हम करते हैं, तो वो भी लोग कर लेते हैं। या 21 दिनों तक आपको ये चीज़ विजुअलाइज करनी है और आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, ये बोलने पे भी लोग उस चीज़ को कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है लेट गो की, तो लेट गो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कुछ करने की जगह कुछ ना करने के लिए प्रमोट करता है। और जब लेट गो के बारे में कहा जाता है तो बहुत लोगों को लगता है कि लेट गो का मतलब अपने डिज़ायर को छोड़ देना। आप इसे एक तरीके से समझ भी सकते हो कि अपने डिज़ायर को छोड़ देना, लेकिन ये एक्चुअल मीनिंग नहीं होता लेट गो का। लेट गो का मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना छोड़ देना। क्योंकि जब भी आप किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो और वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, तो आप जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आप क्रिएट करोगे। और अगर आप उसके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसे पॉजिटिव नहीं कर पा रहे, तो उस जगह पे उस थॉट को सोच करके आप उसमें और रेजिस्टेंस ही ऐड कर रहे होते हो और एट द एंड मैनिफेस्टेशन वैसे भी नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप लेट गो करते हो तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना छोड़ देते हो। उसके बारे में जब सोचना छोड़ते हो तो आपके नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते हैं, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगते हो, आप अलाइनमेंट में आने लगते हो और जो डिज़ायर आपकी रुकी होती है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। अब लेकिन क्योंकि ऐसा कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपको अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बार बार सोचना चाहिए। अगर आप सोचोगे नहीं तो आप उसे मैनिफेस्ट कैसे करोगे? ये सारे अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मिथ्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, या बोल सकते हो इसमें आधी अधूरी सच्चाई है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप वो सोचो तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। ये सच है कि अगर किसी चीज़ को आप सोचते हो तो उसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ भी मैनिफेस्ट होती है, अच्छी भी और बुरी भी, जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होता है अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन आप उससे मिलती जुलती वाइब्रेशन भी रखते हो, तो उस तरह की वाइब्रेशन की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर सोचो तो ही वो मैनिफेस्ट होगा, नहीं सोचोगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अब आस्क एट इट इज़ गिवन के हिसाब से भी अगर चीज़ों को समझे तो आस्किंग जो हमारी होती है, जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं तो अब्राहम कहती है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी आप मांगो चाहे ना मांगो, आपकी आस्किंग नेचुरल होती है, आप यूनिवर्स से नेचुरली मांगते हो और जो भी मांगते हो यूनिवर्स वो आपको देता है, चाहे वो रियलिटी में दे रहा है, चाहे वो क्वेश्चन के आंसर के रूप में दे रहा है, जो भी दे रहा है वो आपको देता है हर बार, लेकिन देता एक वर्टेक्स के फॉर्म में है। और ये दोनों काम आपके नहीं होते क्योंकि आस्किंग आप नेचुरली कर रहे हो, यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपका इकलौता काम है रिसीव करना। ये एक तरीके से ऐसा है कि आपको फ़ोन आ रहा है किसी का और जब आप उस फ़ोन को अटेंड करना चाहते हो तो आपको रिसीवर ऑन करना पड़ेगा। यानी अगर आप अपने फ़ोन से उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको पिकअप करना पड़ेगा कॉल को, तब आप उस कॉल पे बात कर सकते हो। यानी आप अपने आप को कॉल नहीं लगाओगे अपने आप से बात करने के लिए, कोई दूसरा इंसान ही आपको कॉल करेगा तो आप रिसीव करोगे। ठीक उसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि आप यूनिवर्स से मांगो क्योंकि वो आपकी नेचुरल आस्किंग को समझता है आपके कॉन्ट्रास्ट से। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट प्रॉब्लम्स को अब्राहम बोलती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हम एज अ प्रॉब्लम ही अपनी लाइफ में देखते हैं, इसलिए हम उसे प्रॉब्लम कहते हैं। और अब्राहम इसे कॉन्ट्रास्ट इसीलिए कहती है क्योंकि ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए आते हैं। सिंपल शब्दों में समझो तो ये आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आते हैं, इसीलिए अब्राहम इसे कॉन्ट्रास्ट कहती है। अब जब आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में होते हो या किसी कॉन्ट्रास्ट में होते हो तो वहाँ से आपकी आस्किंग होती है। जैसा अब्राहम कहती है कि जब आप ये जान जाते हो कि मुझे क्या नहीं चाहिए, तब आपको ये पता चलता है कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, इसीलिए आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में जीते हो। जब आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान या ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हो जो आपके अकॉर्डिंग वो गलत होते हैं, जैसे अब्राहम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आप अपने वाइब्रेशन का मैच ही हमेशा मैनिफेस्ट करते हो। तो वाइब्रेशन का मैच जब आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को लेकर के आता है जो आपके अकॉर्डिंग गलत है, वो रिलेशनशिप गलत है, वो इंसान गलत है, तो जब आप उसके साथ जीते हो अपनी लाइफ को तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ आप ट्रेड्स देखते हो और अपने में कुछ देखते हो। आप उस इंसान के साथ रह करके बुरा फील करते हो, आप उसके साथ रहते हो, आपको पता होता है कि ये इंसान अब आपको नहीं चाहिए, उसमें बहुत सारी आप बुराइयां ढूंढते हो कि ये इंसान इतना गलत है, ये इतना टॉक्सिक है, ये मुझे ऐसे मारता है या मुझसे ऐसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे जब आप ये चीज़ें जी रहे होते हो ना, तो एक नेचुरल आस्किंग होती है आपकी अपने अराउंड लोगों को देख करके जो रिलेशनशिप में अच्छे हैं
आप उस तरह का पर्सन फिर डिजायर करने लगते हो। आप देखते हो कि मेरा रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है और इस इंसान का रिलेशनशिप इतना अच्छा है, मुझे भी इस तरीके का इंसान मेरी लाइफ में चाहिए। भले ही आप शब्दों में उस चीज को नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उस चीज को बोल रही होती है। और वो बोलती कैसे है? वो आपकी फीलिंग से बोलती है। जब आप नेगेटिव फील करते हो तो आपको पता होता है कि आप पॉजिटिव फील करना चाहते हो, आप इस फीलिंग में नहीं रहना चाहते। आप इस तरह के रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जहाँ पर सामने वाला पार्टनर आपकी केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार करे, और उस जगह पर रह करके आप बहुत अच्छा फील करोगे, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाओगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। तो एक तरफ नेगेटिव फीलिंग हो जाती है, एक तरफ पॉजिटिव फीलिंग हो जाती है। तो आपको ये फीलिंग का पता होता है। तो जब आप ये फीलिंग जी रहे होते हो, यानी ये नेगेटिव फीलिंग जब आप जी रहे होते हो और इस नेगेटिव फीलिंग में जब आपकी ये डिजायर निकलती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ लो यूनिवर्स आपके वोर्टेक्स में या वाइब्रेशनल रियलिटी या पैरेलल रियलिटी आप इसको मान सकते हो कि एक पैरेलल रियलिटी में यूनिवर्स इस तरीके की रियलिटी को क्रिएट करने लगता है। या तो वो उसी इंसान को एक बेहतर इंसान बना रहा होता है, अगर वो आपकी डिजायर होती है कि अगर मुझे इसी इंसान के साथ रहना है लेकिन ये इंसान सुधर जाए, तो यूनिवर्स आपकी पैरेलल रियलिटी ऐसी बना देता है जहां पर वो इंसान एकदम अपोजिट है आपकी फिजिकल रियलिटी वाले इंसान से। या फिर अगर आप उस इंसान को नहीं चाहते, अब आप किसी और के साथ अपनी लाइफ जीना चाहते हो, किसी बेटर इंसान को अपनी लाइफ में पाना चाहते हो और अपने अराउंड उन लोगों को देखते हो, तो उसके हिसाब से यूनिवर्स आपके वोर्टेक्स को सजाने लगता है। आपकी पैरेलल रियलिटी में यूनिवर्स उस तरीके का इंसान बना देता है और उसके साथ आपका वो रिलेशनशिप जोड़ देता है जो आप फिजिकल रियलिटी में चाहते हो। यहाँ पे क्या होता है, जो 3 स्टेप होते हैं मैनिफेस्टेशन के, यानी आस्किंग, गिविंग और रिसीविंग। आस्किंग और गिविंग जो आपका काम नहीं होता, आस्किंग आप नेचुरली करते हो, अपने कॉन्ट्रास्ट से करते हो और यूनिवर्स उसका आंसर हमेशा देता है इस तरीके से आपके वोर्टेक्स में या आपके पैरेलल रियलिटी में उस चीज को सजा करके। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्स ने अपनी तरफ से अपना दोनों काम कर दिया। आपने मांगा, यूनिवर्स ने आपको दे दिया, लेकिन आप उसे रिसीविंग मोड में नहीं ला पाते। और रिसीविंग मोड इस जगह पे क्या होता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है और वो रिलेशनशिप आपको नहीं पसंद है, आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या इसी पर्सन को सुधारना चाहते हो, इसी के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहते हो। तो आस्किंग और रिसीविंग वाला काम आपके वोर्टेक्स में आ रहा है, वहाँ पे वो चीज़ आपकी लाइफ में बनती जा रही है, आपके वोर्टेक्स आपकी पैरेलल रियलिटी में। लेकिन आपकी करंट रियलिटी जो है, वहाँ पे जो आपका देखने का नजरिया है, वहाँ पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो सामने वाले के बिहेवियर पे है। आपको पता है वो इंसान टॉक्सिक है, आप उसकी टॉक्सिसिटी पे हमेशा बिलीव करते हो, आप उसकी टॉक्सिसिटी पे हमेशा फोकस करते हो। जब आप अपने अराउंड किसी इंसान का रिलेशनशिप देखते हो तो उस रिलेशनशिप को देख करके हो सकता है आप जेलस फील करते हो, या अगर आप जेलसी फील नहीं करते तो हो सकता है उसके लिए आप अच्छा फील करते हो कि उसे तो मिला, मुझे क्यों नहीं मिलता इस तरह का इंसान। या अगर आप किसी के रिलेशनशिप को देख करके इस तरह का फील करते हो कि वो इंसान इस तरह का पार्टनर डिजर्व नहीं करता या डिजर्व नहीं करती, वो इतना गलत इंसान है या वो इतनी गलत इंसान है, फिर भी उसे इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया, जबकि मैं इतना अच्छा हूँ या मैं इतनी अच्छी हूँ, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। और इस तरह का जो फोकस होता है वो आपको हमेशा नेगेटिव फील कराता है, हमेशा ये फील कराता है कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है या आप में कुछ कमी है। तो जब आप इस तरीके से अपना फोकस रखते हो तो आप हमेशा करंट रियलिटी में रह जाते हो, आप अपनी आस्किंग के साथ कभी अपनी अलाइनमेंट कर ही नहीं पाते। यानी आपकी आस्किंग कुछ और है, आप एक बेटर पार्टनर चाहते हो और यूनिवर्स ने उसको आपकी पैरेलल रियलिटी में बना दिया, लेकिन आपकी अलाइनमेंट उस आस्किंग के साथ ना हो करके उस करंट रियलिटी पे है जो आप नहीं चाहते हो। अब जब आप इस नहीं चाहते हो वाली रियलिटी पे ज्यादा फोकस्ड हो ना, तो ये सिर्फ आपकी रिलेशनशिप में आपकी चीजें नहीं बिगाड़ती, ये आपकी पूरी लाइफ को बिगाड़ देती है, क्योंकि आपका फोकस उस जगह पे है जो आप नहीं चाहते हो। यानी फोकस दुनिया में 2 ही चीज पे होता है, या तो आप चाहते हो कोई चीज या तो आप नहीं चाहते हो कोई चीज। अब भले ही सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन अगर आप उसके फोकस वाले साइड पे, जिस फोकस वाले साइड पे हो ना, उस तरह की चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। आपकी आस्किंग है आपके रिलेशनशिप को लेकर के एक बेटर पार्टनर की, तो अगर आप फोकस करते हो एक बेटर पार्टनर के होने पे लाइफ पे, तो आप जो चाहते हो आप उस चीज पे फोकस्ड हो, तो आप रिलेशनशिप में तो वो चीज मैनिफेस्ट करोगे ही, आप मनी में, अपने करियर में, अपनी ओवरऑल डे टू डे लाइफ में भी उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आप फोकस्ड हो नेगेटिव रियलिटी पे और नेगेटिव चीज़ों पे या अनवांटेड चीज़ों पे जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, जिसे आप ना बोलते हो अपनी लाइफ में कि मुझे इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे इसकी ये क्वालिटी नहीं पसंद, मुझे इसका ये बिहेवियर नहीं पसंद, जब आप इस तरीके से फोकस्ड होते हो तो सामने वाले इंसान की तरफ से आपको वही मिलता है। और ऐसा फोकस करने की वजह से आप उस जगह पे ध्यान दे रहे होते हो जो आप नहीं चाहते हो। तो रिलेशनशिप में तो आपको ये चीज मिलती ही है जो आप नहीं चाहते हो, बल्कि ओवरऑल आपकी लाइफ में भी ये चीजें आपको मिलती है, यानी अनवांटेड चीजें ज्यादा आपको मिलती है। जब आप डे टू डे बेसिस पे सुबह उठते हो, मान लीजिए उठते ही बिना किसी वजह से आपका मूड ऑफ होता है, बिना किसी वजह से घर वाले से लड़ाई हो जाती है, फिर जब आप काम पे जाते हो वहाँ किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी रास्ते में गिर जाते हो, चोट लग जाती है, या किसी तरीके का एक्सीडेंट आप अट्रैक्ट कर लेते हो,
तो ये चीज़ें होती है इसलिए नहीं कि आप सोचते हो इस बारे में कि मेरे साथ ऐसा हो जाए या मेरे साथ ऐसा ना हो। ये होता इसीलिए है क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में सोचो ना सोचो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहती है। आप चाहो ना चाहो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने डिज़ायर के बारे में ही सोचते हो, लेकिन अगर आप डिज़ायर में क्या चाहते हो उसके बारे में सोचोगे तो आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। आप अपने डिज़ायर में क्या नहीं चाहते हो उस पर फोकस करोगे तो उसी तरीके की ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। और इस जगह पे लेट गो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 24 घंटे में आपको 60,000 से ज़्यादा थॉट्स एक दिन में आते हैं और ये साइंटिफिकली कहा जाता है। और मुझे ये नहीं पता कि ये किस साइंटिस्ट ने कही है ये वाली बात, क्योंकि मैंने ये बात बहुत सारी किताबों में पढ़ी है और बहुत लोगों से सुनी भी है। पहली बार शायद मैंने संदीप माहेश्वरी सर से इस बात को सुना था कि आपके माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। अब कहाँ आप 60,000 थॉट्स को गिनने जाओगे, कहाँ उसको आप कंट्रोल करने जाओगे। उसको कंट्रोल करने अगर आप जाओगे तो आपकी क्या हालत होगी आप खुद ही सोच सकते हो। तो इसीलिए हम थॉट्स का बैलेंस बनाते हैं, और हम बैलेंस जब बनाने की कोशिश करते हैं ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से बहुत बड़ी रुकावट भी बनता है इस जगह पे, क्योंकि सही समझ नहीं होती हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हम चीज़ों को विजुअलाइज करने, अफर्म करने, टेक्निक्स करने पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और वाइब्रेशन हमारी जाए भाड़ में, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। और एट द एंड जब वाइब्रेशन का मैच आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा होता है तो आपको पसंद नहीं आता है। फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ तो कभी मैंने सोची ही नहीं थी, मेरी लाइफ में कैसे हो गई। अब इसी तरीके की चीज़ें मेरी लाइफ में पहले बहुत सारी हुआ करती थी जो मैं नहीं चाहता था, इवन आज भी होती है। मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह ही उस जगह पे कंप्लेंट करता हूँ, परेशान होता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस जगह पे ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही। मैं भी समझता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल कंप्लेन करता हूँ फिर चीज़ें और बिगड़ने लगती है। तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि क्यों ये चीज़ हो रही है और क्यों इस जगह से मुझे फोकस हटाना जरूरी है। फिर मैं हटाता हूँ तो चीज़ें बेटर हो जाती है। लेकिन जब से मेरी लाइफ में आई है तो एक पॉजिटिव चेंज मेरी लाइफ में बहुत अच्छा आया है, जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है मेरी लाइफ में। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ अगर मैं बोलूँ मेरी लाइफ में जो हुई है उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, यानी कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अमेजिंग लाइफ मिलेगी। जैसे मेरा जगन्नाथ जी से मिलना, मेरा पुरी जाना, मेरा स्पिरिचुअलिटी से इतना कनेक्शन होना। हालांकि स्पिरिचुअलिटी को तो लेकर के फिर भी मैं सोचता था, लेकिन पर्टिकुलर जगन्नाथ जी के बारे में कभी नहीं सोचता था, क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था सिवाय उनके नाम के। यानी इतना नाम जानता था कि जगन्नाथ जी एक भगवान है, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। तो कैसे ना कैसे करके वो सिचुएशन बनी इस तरीके की, मैं पहली बार पुरी गया। और पुरी में कैसे गया था, क्योंकि मुझे बीच जाना था, मुझे बीच देखना था अपनी लाइफ में, जिसके लिए मैं गोवा जाना चाहता था। अब गोवा जाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे उस वक्त जब मैं करियर की स्टार्टिंग कर रहा था अपनी, क्योंकि वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है उस जगह पे। और पुरी मेरे घर के नज़दीक है। मैं रहता हूँ झारखंड में और पुरी है उड़ीसा में। तो उड़ीसा हमारे झारखंड का नेबरिंग स्टेट है, तो यहाँ पर एक दिन में ही आना जाना हो सकता है। तो मैं सोचता था कि बीच कैसा होगा, बीच में मैं घूमूंगा। जैसा अब्राहम ने आस्क एंड इट इज गिवन वाली बुक में एक विजुअलाइजेशन का प्रोसेस करवाया था एक्सरसाइज के तौर पे, जहाँ पर उन्होंने बीच पे वॉक करने को कहा था नंगे पैर, यानी बिना चप्पलों के आप उस जगह पे वॉक कर रहे हो। तो वो मैंने विजुअलाइजेशन में किया था। और क्योंकि मैंने कभी बीच नहीं देखा था तो मेरा माइंड यही सोचता था कि बीच कैसा होता होगा। तो जब मैं पुरी में गया तो पुरी में पहली बार मैंने बीच देखा। और जिस दिन जगन्नाथ मंदिर जाना था मैं उस दिन बहुत ज़्यादा थका हुआ था और सोया हुआ था और उठने का नाम तक नहीं ले रहा था और कहीं जाने की इच्छा नहीं थी मेरी। तो जो मेरा दोस्त है, जो मेरा मैनेजर भी है अमृत, उसने मुझे कहा कि यहाँ पे लोग आते हैं जगन्नाथपुरी घूमने के लिए, तो तुम यहाँ पे पुरी आए हो तो यहाँ पे जाना ही चाहिए। तो इस तरीके से उसने बोल बाल के मुझे उठाया। तो फिर मैं उठ करके नहा करके पहली बार मंदिर गया और पुरी में मैं रहा था। पुरी में मैं एक दिन बीच में घूमा था, अगले दिन मैं भुवनेश्वर वाली ट्रिप में गया था जहाँ पर मैं लिंगेश्वर मंदिर गया था जो भुवनेश्वर में है, और कोणार्क मंदिर गया था, और भी बहुत सारी जगह थी, लेकिन मेन पुरी जगन्नाथ नहीं गया था। तो लास्ट दिन मैं पुरी जगन्नाथ गया। उसके बाद से जब मैं वहां से वापस आया हूँ तो एक तरीके से मेरा शरीर वापस आया था, सोल एक तरीके से मंदिर में ही बैठ गई थी कि मुझे इस जगह से हिलना नहीं है। क्योंकि जब मैं घर आया वापस तो उसके बाद मेरी जब मैं आंखें बंद करता था तो मुझे हमेशा वो मंदिर ही नजर आता था, मुझे पुरी ही नजर आता था, पुरी सी बीच नजर आता था। और इतना वो चीज़ दिखने लगी थी कि मैं जहाँ जगन्नाथ जी को देखता था या उनके बारे में सोचता था, उनकी तस्वीर भी दिख जाती थी तो मुझे रोना आ जाता था। तो इतना कनेक्शन स्ट्रांग बनने लग गया था उनके साथ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी ये सोचा था कि मैं जगन्नाथ जी के साथ मिलूंगा, लेकिन क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रहा था उस वक्त और बहुत अच्छे से मेरा मेडिटेशन जा रहा था, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था, स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में ग्रो हो रहा था। स्पिरिचुअलिटी को लोग हमेशा रिलीजन से जोड़ते हैं, लेकिन इसको रिलीजन से जोड़ने वाली बात नहीं आती। स्पिरिचुअलिटी आपका नॉन फिजिकल के साथ कनेक्शन होता है। जब आप अपने नॉन फिजिकल के साथ कनेक्ट होते हो, जिसको आप अलाइनमेंट कहते हैं हम, जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप जो करते हो अच्छा करते हो, आपके अराउंड सब अच्छा होता है, आपके अराउंड जो होता है अच्छा होता है। तो जब मैं पुरी गया उस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में था, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस थी मेरी, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में था मैं, और उस अलाइनमेंट में मेरी लाइफ में आए जगन्नाथ जी।
जिनके बारे में मैं पहले कुछ भी नहीं जानता था, उनके नाम के अलावा, जब मैं अलाइनमेंट में नहीं हुआ करता था। क्योंकि उस वक्त मैं रेजिस्टेंस में हुआ करता था, तो मैं उस तरह की चीज़ों या उस तरह के लोगों या जगहों पर अट्रैक्ट होता था जिससे मेरी लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी आए। जैसे डिप्रेशन वाली चीज़ें हो जाती थी जब मैं उस वक्त उस स्टेट में था, तो उस तरह की चीज़ें और सिचुएशंस को मैं अट्रैक्ट कर लेता था अनजाने में, जो मुझे और परेशान कर देती थी। जैसे मैं लोगों से मिलने पे हमेशा बीमार हो जाता था, ज़्यादा लोगों के बीच में मुझे एंग्जाइटी होती थी। तो किसी रीज़न से कभी ऐसा होता था कि किसी पार्टी में मुझे नहीं जाना है लेकिन ज़बरदस्ती मुझे जाना पड़ जाता था, तो ऐसी जगह पे मैं जाकर के कोने कोने में छुपा रहता था। या मोर ऑफ द टाइम यही ज़्यादा करता था कि मैं किसी तरीके से ना जाऊँ, कुछ बहाना बना दूँ मैं ना जाऊँ। तो अगर नहीं जाता था तो घर में चुपचाप बैठा रहता था। अगर बहुत इंपॉर्टेंट किसी जगह पे होती थी तो वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती थी। जब मेरी बहन की शादी हुई थी, वहाँ तो मुझे जाना ही था, उस जगह पे मैं क्या करता। तो उस वक्त पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था। तो मैं जब वहाँ गया था शादी में, तो मैं बाकी लोगों यानी अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं रुका था, अलग से रूम लेकर के रुका था जहाँ पर मेरे अराउंड कोई ना हो। जहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन वाली जो चीज़ें होती है ना, कि रस्म वाली जो चीज़ें होती है, वो जब आ रही होती थी मैं साइड हो जाता था। और फिर जब वो शादी कंप्लीट हो गई, उसके बाद शादी कराने के बाद जब हम घर वापस आए तो कितने दिनों तक मैं तो अपने रूम में ही था। तो ये सिनेरियो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं रेजिस्टेंस में था, मेरा बिहेवियर इस तरीके का था, मेरी अट्रैक्शन इस तरीके की थी। लोगों का मेरे अराउंड होना मुझे डरा देता था, लोगों का मेरे अराउंड होना मुझे इतनी एंग्जाइटी दे देता था कि मैं बहुत दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलता था। हालांकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ऐसा करूं, मैं चाहता था कि मैं लोगों से मिलूं, मैं चाहता था कि लोगों से मैं बातें करूं, लेकिन कर नहीं पाता था। और इस जगह पे दुनिया मुझे क्या बोलती थी कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर फॉलो करते हो तो तुम एक्शन लेना पड़ेगा, तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं होगी। और इस जगह पे मैं क्या एक्शन लेता जहाँ पर मेरी लोगों से मिलने में हालत ख़राब हो जाती थी। तो जब ये चीज़ें मैं समझा, अलाइनमेंट क्या होती है वो समझा, तो ये भी समझ में आ गया कि एक्शन वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं होती है, सब बकवास की बातें हैं, आपकी सिर्फ अलाइनमेंट ही सब कुछ होती है। और जब मैं अलाइनमेंट में आया तो फिर उसके बाद मैं पुरी भी गया, फिर उसके बाद मैं मुंबई भी गया, अमृतसर भी गया, दिल्ली भी गया, गोवा भी गया, और पुरी तो मैं कितनी बार आता जाता रहता हूँ। अब मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे अराउंड लोगों के होने की वजह से मुझे कुछ होगा, या मुझे एंग्जाइटी होगा, या मुझे पैनिक अटैक आएंगे, क्योंकि मैं अब उस तरह की रेजिस्टेंस में नहीं हूँ। मैं काफ़ी अलाइनमेंट में आ चुका हूँ और अपनी अलाइनमेंट को बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर रहा हूँ। तो इस अलाइनमेंट में मेरी लाइफ में उस तरीके की चीज़ें और लोग अट्रैक्ट होते हैं जो मुझे खुशी देते हैं। बीच में मेरी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी, जहाँ पर मैंने क्लासेस लेना छोड़ दिया, वीडियोस बनानी बंद कर दी, बहुत सारी वीडियोस अपनी प्राइवेट कर दी, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की जिसके बारे में मैं बात भी नहीं करता मेरे चैनल पे। लेकिन इतनी सारी चीज़ें जब मेरी लाइफ में हुई तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ गया कि क्यों अलाइनमेंट में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों उसके लिए सबसे ज़्यादा लेट गो इम्पॉर्टेंट होता है। लेट गो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं होती है। क्योंकि एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो आप कितने थॉट्स को कंट्रोल करोगे। और चाहो ना चाहो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप घुसते हो तो एक आपका माइंडसेट बन जाता है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे वो मैनिफेस्ट करना है, और बहुत मुश्किल हो जाता है उस जगह से निकलना ये बोल करके कि मुझे खुश रहना है, मुझे कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूनिवर्स को बोल दो कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए तो वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप सोचो तो आपको मिलेगा। आपकी वाइब्रेशन का मैच होगा आपकी डिज़ायर के साथ, आपको सब मिल जाएगा। आप उन सभी एक्सपीरियंसेस को जी रहे हो जिसको आप कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट जब आप जीते हो तो आपकी डिज़ायर्स नेचुरली वोटेक्स में एक रियलिटी बन करके पड़ी हुई है। और वो जो रियलिटी है वो आपकी फिजिकल रियलिटी तब बनेगी जब आप उस वोटेक्स की अलाइनमेंट में होंगे, जब आप अपनी वाइब्रेशन अलाइनमेंट में होंगे। और उस अलाइनमेंट में आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स में जी रहे हो, जब तक आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इन सब में जब तक आप फंसे हो तब तक आप उस जगह तक पहुंच नहीं सकते। लेट गो का यहाँ पर मतलब यही हो जाता है कि आप सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते हो क्योंकि वो चीज़ें आपको परेशान करती है। आप स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में इसलिए सोचना छोड़ देते हो क्योंकि उसको सोचने से, उस इंसान के बारे में सोचने से आपको परेशानी होती है। भले आप उसको अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन जब भी आप उस इंसान के बारे में जब भी आप सोचते हो तो आपको हमेशा तकलीफ होती है कि उसने आपके साथ गलत किया। तो आप उस इंसान के बारे में जब सोचना छोड़ते हो तो इसीलिए नहीं सोचना छोड़ते हो कि अब आपको वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। आप उस इंसान के बारे में इसलिए नहीं सोचते हो कि वो सोच करके आपको बुरा फील होता है, और जब आपको बुरा फील होता है तब आप रेजिस्टेंस में होते हो, और ऐसे में आप उसके बारे में सोच करके भी उससे दूर जा रहे होते हो। और ऐसे में जब आप डरते हो कि अगर मैं ये टेक्निक नहीं करूँगा या इस तरीके से नहीं सोचूंगा या सोचूंगी तो वो इंसान मैनिफेस्ट नहीं होगा। ऐसे में आप क्या फील करते हो, उस इंसान को खो देने का डर फील करते हो, और जब वो डर फील करते हो तो इसका मतलब है कि वो डर एक नेगेटिविटी है, रेजिस्टेंस है। और उस रेजिस्टेंस में भी आप उस इंसान को चाहने की क्षमता रखते हो, आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, लेकिन वाइब्रेशन मैच कहाँ है, रेजिस्टेंस के साथ।
डर के साथ, तो डर आपका पूरा होगा, वो इंसान आपसे दूर होगा, आपको वो डर रियलिटी में मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए कहते हैं लेट गो कर दो, उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे नहीं तो आप हमेशा अपने आप को तकलीफ में डाले रहोगे। जब तक तकलीफ में रहोगे आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट नहीं करोगे, वो पर्सन भी आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा, कोई बेटर पर्सन भी नहीं आएगा, अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा या वो रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन वही उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ करके आप अपनी लाइफ में किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे और उस चीज़ पे फोकस करोगे और सब कुछ छोड़ करके सिर्फ मेडिटेशन करोगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे, और इसलिए करोगे क्योंकि मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जीना है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अगर इस तरीके से आप जीना स्टार्ट करोगे तो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी तकलीफ के आपकी लाइफ में वो सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगी जो आप चाहते हो। और जब वो डिज़ायर्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी तब आप डिसाइड करना कि मुझे रखना है कि नहीं रखना है। यानी स्पेसिफिक पर्सन के पीछे भागने से बेहतर खुद को इतना अलाइनमेंट में लेकर के आओ कि स्पेसिफिक पर्सन आपके लिए पागल हो जाए कि तुम ही मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। और जब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाओ, इतनी अलाइनमेंट में पहुंच जाओ जहां पर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको सामने से अप्रोच करे, फिर आप डिसाइड करो कि मुझे इसको रखना है कि नहीं रखना है। तो ये पावर आपको मिलती है लेट गो से, और ये पावर आपको मिलती है आपके लेट गो करने से। लेकिन लेट गो करना, बस मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा, डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमारी आदत होती है। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सुना होता है कि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचो, और यहाँ से ठीक उसका अपोजिट कर रहे होते हैं। यहाँ पर लगने लगता है कि डिज़ायर छूट रही है। तो यहाँ पर जब हम ये चीज़ करते हैं और इससे रेजिस्टेंस को जब रिलीज करते हैं, फिर जो मैनिफेस्टेशन होती है हमारी लाइफ में वो इतनी अच्छी होती है, इतनी फास्ट होती है, जो डिज़ायर चाहते हैं वो भी मिलती है, और जो चीज़ें मिलती हैं वो भी इतनी अच्छी लगती है कि लगता है कि यूनिवर्स ने या भगवान ने हमें कितनी अच्छी लाइफ दे दी है कि हमने इतनी सारी अच्छी चीज़ें नहीं भी मांगने के बावजूद भी हमें इतना कुछ अच्छा मिल गया हमारी लाइफ में। तो ये होता है आपकी लेट गो का पावर। ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस में जब आप होते हो तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो जो आप कभी नहीं चाहते हो। और इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिटेशन हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो आपके थॉट्स को रिलीज करना आपको सिखाता है। और लेट गो का मतलब ही होता है रिलीज करना, चीज़ों को छोड़ देना, चीज़ों को जाने देना। तो जब आप मेडिटेशन करते हो आप बहुत सारे थॉट्स को छोड़ते हो, बहुत सारे थॉट्स को जाने देते हो। तो जब वो नहीं रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक जगह पे ही रहोगे, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब नेगेटिव थॉट्स खत्म होते हैं, पॉजिटिव ऑटोमेटिकली जागने लग जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं है, आप रेजिस्टेंस रिलीज करो, आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।